बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, और यूनिट नंबर क्या है? यूनिट नंबर 10। सही है। यूनिट नंबर 10 में हम क्या डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिहाज से? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड मेजरमेंट। सही है। क्या है टॉपिक, क्या है यूनिट का? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of data and measurement। सही है। दिस इज द टॉपिक, यूनिट नंबर 10 and the topic is graphical representation of data and measurement। सही है। अब देख, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने स्टैटिस्टिक की जो डिफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या कहा था कि द साइंस ऑफ डेटा, जिसमें है हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को हम किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। सही है। एंड में मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरह। फॉर एग्जांपल, आप जब रिसर्च करोगे ना तो आपके पास रिजल्ट आएंगे। रिसर्च में हम क्या करते हैं? क्वेश्चनर के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू या कोई सर्वे के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम सबसे पहला डेटा को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं ना तो हमारे पास रॉ फॉर्म में होते हैं। रॉ फॉर्म सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेकर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाद समराइज करते हैं उसको। समराइजेशन के बाद फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज के बाद हम इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि हम उसको फिर मीन में, मूड में, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, टी टेस्ट, जी टेस्ट, ये सारी चीजें उस पर इंप्लीमेंट करते हैं। फिर इसको हम प्रेजेंट करते हैं। किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं? या तो टेबल के थ्रू या तो फिगर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, टेक्स्ट एंड फिगर, या टेबल के थ्रू, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन उसको कहते हैं, जो हम स्लाइटली डिस्कस करेंगे बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। या इसके अलावा डायग्राम और ग्राफ चार्ट के थ्रू हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। सही है। जब भी आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं या क्लासिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। हम क्लासिफिकेशन बनाते हैं ना, अगर हमारे पास डिफरेंट कलर है तो हम एक अलग अलग कैटेगरीज बना देते हैं कि ये रेड कलर है, ये हमारे पास ब्लू है, ये हमारे पास वाइट है, फिर उसको आपस में हम कंपेयर करते हैं। क्लियर। इसी तरह क्लासिफिकेशन के अलावा टेबुलर आप कर सकते हैं, टेबल के थ्रू। डेमोग्राफिक डेटा, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो मोस्टली डेमोग्राफिक डेटा जो है वो हम टेबल के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ग्राफिकल में हम फिर डायग्राम के थ्रू, और कुछ हमारे पास ग्राफिकल चार्ट्स होते हैं जिसमें बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ठीक है, लाइन चार्ट है। ये मुख्तलिफ चार्ट है, इसके थ्रू हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। सही है। अब सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं ना कि व्हाई वी आर यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन नर्सिंग। नर्सिंग में इसकी क्या जरूरत है? नर्सिंग में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्यों पढ़ते हैं? हम कोई डिजाइन तो नहीं बनाते ना कि हम डिजाइन बना रहे हैं कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। सही है। तो क्यों? वैसे आपके माइंड में क्या है, क्यों करते हैं? देख, डेफिनेटली आपके पास जो डेटा होते हैं ना वो तो समराइज फॉर्म में लेकर आते हैं आप, तो या तो टेबल में या ग्राफिकल में। लेकिन क्यों करते हैं? मतलब एज अ नर्स आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की नॉलेज क्यों हो? ग्राफ की कि ये बार ग्राफ है, ये हिस्टोग्राम है। जी देख, एक चीज याद रखें, एज अ नर्स हम ग्राफिकल जो टॉपिक है ना इसके साथ
डेलीज हमारे इंटरेक्शन आते हैं हर दिन। फॉर एग्जांपल आप पेशेंट की टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, वाइटल साइन चेक करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना। जब आप वाइटल साइन को चेक करते हो, वाइटल साइन, ठीक है, तो आप क्या करते हो? उसको मार्क करते हो, मार्क करते हो ना। तो इसके लिए हमारे पास एक चार्ट आते हैं, उसको हम कहते हैं टीपीआर चार्ट या टीपीआर शीट, हम उसको कहते हैं टीपीआर चार्ट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे पास हम इसमें पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, इवन की आईओ चार्ट भी हमारे पास आते हैं। आईओ चार्ट, आईओ चार्ट, आईओ चार्ट में हम क्या करते हैं, इनटेक एंड आउटपुट हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टीपीआर चार्ट है, ये क्या है, एक टीपीआर चार्ट है, सही है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टीपीआर चार्ट है, सही है। सबसे पहले इसके ऊपर यहां पे लिखा होता है ना कि पेशेंट की नेम क्या है, हम इसकी नेम लिख देते हैं, एमआर नंबर लिखते हैं, ठीक है, ये सारे जो उसकी डिटेल है वो लिख देते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना आपके पास होते हैं पल्स, क्या पल्स, यहाँ पे होते हैं फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, ठीक है, यहाँ पे आपके पास होते हैं टेम्परेचर, इसी तरह आपके पास बीप या जो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, सही है। यहाँ पे होते हैं एएम, पीएम, एएम, पीएम, एएम, पीएम, इसी तरह, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे डेट भी होते हैं, इसके साथ लिखे होते हैं, सही। आप फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे आपने पेशेंट के टेम्परेचर चेक की, पल्स, पेशेंट की पल्स है 72, सही है। पेशेंट की जो रेस्पिरेशन है वो 22 फॉर एग्जांपल, इसे टेम्परेचर है उसकी 37 है, ठीक है। इसी तरह आप इवनिंग में चेक करते हो, मॉर्निंग में चेक करते हो, इसी तरह, ठीक है। एक हमारे पास चार्ट होते हैं जिसमें ऑलरेडी दिए गए होते हैं कि ये हमारे पास 10 से लेकर ये 100 तक हमारे पास ये टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल फ़ारेनहाइट, इस तरह दिए हुए होते हैं। तो आप इसमें मॉनिटर करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं ना कि इसके टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे या डिक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये टेम्परेचर चार्ट है, क्या है, टेम्परेचर चार्ट है, तो टेम्परेचर में यहाँ पे लिखा होगा आपके पास कि 20 सेंटीग्रेड है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, इस तरह लिखे होंगे, सही है। मॉर्निंग में आपने किसी पेशेंट के टेम्परेचर चेक की मॉर्निंग में, तो उसके टेम्परेचर है 35, सही है, क्या है, लेकिन ये इस तरफ आपने जाना होगा ना, 20, 25, 30, 35, 40, 45, सही है। मॉर्निंग में जब आपने टेम्परेचर चेक की एएम में, तो इसके 35 सेंटीग्रेड है, क्या है, ये सेंटीग्रेड में है सारे। फिर जब आपने इवनिंग में चेक की तो ये तकरीबन 39, 38 के करीब था, सही है, यहाँ पे। फिर जब आपने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चेक की तो ये तकरीबन 40 के करीब था, सही है। इसी तरह नेक्स्ट डे जब दोबारा आपने चेक की, उसी दिन या इवनिंग को, नाइट को आपने चेक की, तो ये तकरीबन वापस 36.7 इस पे था, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप एक ग्राफ बना देते हैं ना, ये आपने डॉट बना दी, आपने प्लॉटिंग कर दी कि टेम्परेचर इतने इतना टेम्परेचर है। फिर आप उसको विजुअली रिप्रेजेंटेशन के लिए आप उसके ऊपर क्या करते हैं, एक लकीर खींचते हैं। ये आपको बताते हैं कि इसके मॉर्निंग में टेम्परेचर कम, जैसे इवनिंग होते हैं उसके टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं, मॉर्निंग में वापस कम, इस तरह आपको एक ग्राफ शो करते हैं। तो जब भी आप वाइटल साइन चेक करते हैं आप इस तरह उसको मार्क करते हैं। सो इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ग्राफ के थ्रू, एक लाइन के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, सही है। अब हम क्यों इसी तरह आईओ चार्टिंग होते हैं, आईओ मतलब इसकी इनटेक कितने हैं और आउटपुट कितने हैं, फिर हम उसको मार्क करते हैं कि इसके मॉर्निंग में इनटेक कितने थी, इवनिंग में इतने हैं,
नाइट में इतने, ये सारे आप उसको मार्क करते हैं और फिर एक लकीर की, एक लाइन के थ्रू आप उसको आपस में मिलाते हैं, तो इसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एज अ नर्स आप डेली आपके इंटरेक्शन होते हैं ग्राफ के साथ, डायग्राम के साथ, सही है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डिजीज के बारे में या आपके पास एक मेडिसन है या आपके पास दो मुख्तलिफ आप थेरापी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेन है, किसी पेशेंट को पेन है और इसको पेन मैनेजमेंट के लिए आप 2 डिफरेंट थेरापीज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आप यूज कर रहे हैं मसाज थेरापी, उसको मसाज करवाते हैं, एक आप उसको कोई मेडिसिन दे रहे हैं, फिर दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं कि जो मसाज थेरापी है वो ज़्यादा इफेक्टिव है पेन को रिलीव करने में, रिड्यूस करने में, या मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उसको आप किस तरह शो कर सकते हैं? एक तो आप टेक्स्ट एंड फिगर के थ्रू कर सकते हैं और एक आप उसको ग्राफिकल या डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं, सही है। तो मतलब एज अ नर्स हमेशा आपकी इंटरेक्शन होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। इसके अलावा ये तो डेली रूटीन की हम बात कर रहे हैं, जब पेशेंट के आप असेसमेंट कर रहे हैं या जो भी आप लोग रिसर्च करते हैं ना, नर्स जो है, क्योंकि नर्स की डिफरेंट रूल है, आप लोगों ने देखे होंगे कि नर्स काउंसलर है, नर्स एजुकेटर है, नर्स जो है वो एडुकेट है, नर्स मैनेजर है। तो इसमें एक रूल है नर्स एज अ रिसर्चर, कि नर्स क्या है? एक रिसर्चर है, और अ गुड नर्स विल बी अ गुड रिसर्चर, सही है। तो जब भी आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च में आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, बट एट द एंड ऑफ रिसर्च यू विल रिप्रेजेंट योर डेटा। तो जब उस डेटा को आप रिप्रेजेंट करोगे तो उस टाइम आपको ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है उसकी मतलब जरूरत आएंगे, आप उसको नीड आएंगे, आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, बार चार्ट से, हिस्टोग्राम से, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ। अभी मैं आपको कुछ थीसिस दिखा दूंगा जो फाइनल ईयर में आप लोगों ने, जो आप लोगों की कोलीग्स है, जो आप लोगों के सीनियर है, उसने की है। तो उसने डाटा को किस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है, सही है। तो यहाँ क्लियर, आप जब भी कोई चीज की इफेक्टिवनेस आप क्यों करते हैं, क्यों के आंसर, वाई, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस, हाँ, क्यों करते हैं, वाई, क्यों, जी बता सकते हैं कोई? हम ग्राफ हम क्यों यूज करते हैं, डायग्राम हम क्यों यूज करते हैं? पहले तो मुझे ये बता दें कि ग्राफ और डायग्राम ए सेम थिंग और डिफरेंट? किस तरह डिफरेंट है? ये ग्राफ है या क्या है? तो डायग्राम क्या होता है जी? डायग्राम और ग्राफ में क्या फर्क है? एक होते हैं ना डायग्राम और एक होता है ग्राफ, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में जी? देख, आप लोग जब घर बनाते हैं ना तो उसके लिए मैपिंग करते हैं किसी, ठीक है, मैप जो आप उसको कहते हैं ना, तो ये डायग्राम है या ग्राफ है? डायग्राम है, ठीक है। अब दो इंस्टीट्यूट है कि फॉर एग्जांपल मेटेक कॉलेज और आप किसी दीर कॉलेज से आप दोनों को कंपेयर करते हैं, तो डायग्राम के थ्रू आप कर सकते हैं, सही है। सिंपली मैं आपको इसके डिफरेंस कुछ पॉइंट में आपको बताता देता हूं कि इसमें क्या डिफरेंस है। दोनों यूज होते हैं फॉर द विजुअल डिस्प्ले या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। दोनों किस चीज के लिए यूज होता है? विजुअलाइजेशन के लिए। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आप उस दोनों डायग्राम और ग्राफ, इसके थ्रू आप अपना डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। सो सबसे पहले क्या है? विजुअलाइजेशन है दोनों में। लेकिन जो डायग्राम है ना, ये जनरल पब्लिक यूज करते हैं। कौन? जनरल पब्लिक, स्टेटिस्टिशियन की बात नहीं हो रही। लेकिन ग्राफ हमेशा जो स्टेटिस्टिक वाले होते हैं ना, स्टेटिस्टिशियन, वो लोग यूज करते हैं, सही है। ग्राफ के लिए आपके पास एक डीप नॉलेज की जरूरत होती है, लेकिन डायग्राम में नहीं होती, सही है। डायग्राम को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं या सर्कल में या रेक्टेंगुलर में। हमने ज्योमेट्री पढ़े थे ना, तो उसमें ज्यादा जो चीजें हैं ना, जैसे डायग्राम, वो क्या है?
डायग्राम है, ठीक है, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, या आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर वगैरह, रेक्टेंगल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डायग्राम है। लेकिन ग्राफ में आप स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आप उसमें खींचते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूस डॉट्स आप उसमें बना देते हैं ना, डॉट्स या बार आप उसको कह सकते हैं, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट लाइंस होते हैं, कंटिन्यूस लाइंस होते हैं, सही है। डायग्राम हम यूज करते हैं फॉर द कंपैरिजन। जब दो चीजों की कंपैरिजन आप करते हैं तो हम डायग्राम यूज करते हैं। डायग्राम को हम फर्दर एनालिसिस के लिए यूज नहीं करते। डायग्राम के थ्रू आप किसी चीज की एस्टिमेशन या प्रेडिक्शन को मालूम नहीं कर सकते, लेकिन जो ग्राफ है उसको आप यूज करते हैं फॉर द कंटिन्यूस प्रोग्रेस के लिए। ग्राफ को आप यूज कर सकते हैं फॉर द एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन के लिए, आप उसको यूज कर सकते हैं, सही है। डायग्राम ज्यादातर क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए हम यूज करते हैं, या ज्योग्राफिकल जो हमारे पास डेटा होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेशावर की कॉलेज की रिजल्ट देख लें, आप उसको कंपेयर कर रहे हो स्वात या दिर, या दो रीजन है ना, पेशावर रीजन है, स्वात रीजन है। आप स्वात रीजन और पेशावर रीजन के आपस में रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हो, तो यू विल यूज डायग्राम, क्योंकि ज्योग्राफिकल डेटा की बात हो रही है। जब आप किसी क्वालिटेटिव डेटा को आप प्रेजेंट करोगे, सो यू विल यूज डायग्राम। लेकिन आप कंटिन्यूस डेटा को करोगे, और आप जब किसी चीज के बीच रिलेशनशिप को मालूम करना चाहोगे, क्या रिलेशनशिप को, एसोसिएशन को मालूम करना चाहोगे, सो देन यू विल यूज ग्राफ। समझ में आ रहे हैं? आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि एज और बीपी के बीच कोई एसोसिएशन है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की एज ज्यादा है तो बीपी भी ज्यादा है, एज कम है तो बीपी भी कम है, तो एड्स मीन देयर रिलेशनशिप, एसोसिएशन है, तो आप ग्राफ्स यूज करोगे। आप कंपेयर कर रहे हो दो रीजनल डेटा को आपस में, मैं मेल और फीमेल को आपस में कंपेयर कर रहा हूं, उसके रिजल्ट या जो भी है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज है, जो भी है, सो देन आई विल यूज डायग्राम। डायग्राम के लिए आपके पास अगर कोई इलिटरेट पर्सन भी होते हैं ना, तो वो दोनों को समझ सकते हैं, ग्राफ को और डायग्राम को, दोनों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई मेन डिफरेंस कि डायग्राम और ग्राफ में क्या है, कि डायग्राम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, जनरल पब्लिक के लिए यूज करते हैं, ज्योग्राफिकल डेटा के लिए उसको हम शो करते हैं विद सर्कल से, रेक्टेंगल से हम उसको यूज करते हैं। हम इससे प्रेडिक्शन या एस्टिमेशन हम मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अपोजिट आपके पास ये स्ट्रेट लाइन, कंटिन्यूस, एनालिसिस के लिए, प्रेडिक्शन के लिए, एस्टिमेशन के लिए, एसोसिएशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए आप ग्राफ को यूज करते हैं। क्लियर? इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ चुके होंगे, बट बोथ आर यूज फॉर विजुअलाइजेशन, ठीक है। डेटा जब आप किसी न्यूमेरिकल डेटा को डिस्प्ले करते हो ऑन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन, तो उसको हम कहते हैं डायग्राम, चार्ट और ग्राफ। क्लियर? मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल 2024 में जो DHQ हॉस्पिटल है तेमरगरा, क्या तेमरगरा, उसमें जो टोटल एडमिटेड पेशेंट थे, जो टोटल पेशेंट हमारे पास एडमिट हुए थे, वो थे तकरीबन 3 लाख, ठीक है। इट्स नॉट द एक्यूरेट डेटा, ये एक्यूरेट डेटा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं अपने आप से, जिसको हम कहते हैं ना फर्जी डेटा, सही है। ऐसा ना हो कि आप कहेंगे कि इतने कम या इतने ज्यादा पेशेंट, सही है। अब देख, बट 2025 में हमारे पास जो पेशेंट एडमिट हुए हैं ना, वो तकरीबन है 3,50,000, सही है। आप अगर कोई अगर आप जैसे कोई एजुकेटेड लोग होंगे, ये जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है ना, ये हमारे पास है टेक्स्ट एंड फिगर में। किस चीज में है? टेक्स्ट एंड फिगर में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो टेक्स्ट एंड फिगर को अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, तो फिर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं। देख, अगर कोई आम सा आदमी हो, मतलब इलिटरेट पर्सन हो,
तो वो इस डेटा को सही तरीके से नहीं समझ सकते। सही है कि मतलब इस डेटा का मतलब क्या है, सिंपल इसका मतलब ये है कि जो डिजीज बर्डन है वो इंक्रीज हो रहा है। ऐसा ही है ना, क्योंकि 2024 में हमारी पास जो एडमिटेड पेशेंट थी वो 3 लाख थी, अभी जो 25 है उसमें 3,50,000 है। तो इसका मतलब ये है कि 25 में हमारी पास पेशेंट की जो एडमिशन रेशियो है वो क्या है, इंक्रीज है। क्लियर। लेकिन आम आदमी इसको नहीं समझ सकते। लेकिन अगर मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, इसके हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, आप लोगों को पता है। ये जो वर्टिकल है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ये तो आप लोगों को पता होंगे, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये तो आप लोगों को पता है। सही है। जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस में हमेशा हम उस पे जो आपके एब्सोल्यूट वेरिएबल होते हैं जिसको आप मालूम करना चाहते हैं हम उसको डालते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, 2024 है और 2025, यहां तक क्लियर है। यहां पे आप किस चीज को डालते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या, फ्रीक्वेंसी को आप यहां पे लिख देते हैं। वाई पे हमेशा आप फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 1 लाख है, 150 है, 2 लाख है, 250 है, 3 लाख है और 350 है और 4 लाख है। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे ये बता दें कि 2024 में हमारे पास एडमिटेड पेशेंट कितनी थी, 3 लाख। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ना, तो यहां से आप स्टार्ट करें, 3 तक जाए। सही है। अब मुझे ये बताइए 2025 में कितने थे, 350। ठीक है, आप उसको 2 मुख्तलिफ कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल ब्लैक कर रहे हो, इसको आप रेड कर दें फॉर एग्जांपल। इस तरह भी कर सकते हैं, सेम भी देख सकते हैं। या एक देख, आप अगर कोई इलिटरेट पर्सन भी है, उसको इतना पता है ना कि इस ग्राफ में हाइट किसकी ज्यादा है, तो वो समझ सकते हैं ना कि 2024 से अगर आप किसी इलिटरेट पर्सन से पूछ लें कि ये जो ग्राफ है ना, ये हाइट ये है 2024 की, कितने पेशेंट हमारे पास एडमिट हुए, और ये 25, आप मुझे बता दें कि 24 या 25 में कौन सी ईयर में ज्यादा पेशेंट एडमिट हुए हैं, तो आसानी से आपको बता देंगे कि इसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन। अब समझ आ गए आपको यहां तक। अब हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है, वाई, हम क्यों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ हम क्यों यूज करते हैं, टेबल हम क्यों यूज करते हैं। सही है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि सम पीपल दे अवॉइड ग्राफ टेक्स्ट एंड फिगर। ठीक है, सम पीपल क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अवॉइड तो आप लोगों को पता है, टेक्स्ट एंड फिगर को। ठीक है, जो लोग टेक्स्ट एंड फिगर को अवॉइड करते हैं कि मतलब इतने लंबी कहानी मैं सुनूंगा, तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। क्यों जाते हैं, इसके मेन जो सेकंड इंपॉर्टेंट है ना, वो है कि अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव होते हैं ना, देख ये कितना अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू जो कहानी मैंने लिखी थी कि इतने एडमिट हुए, इतने डिस्चार्ज हुए, वो ज्यादा अट्रैक्टिव है या ये ज्यादा है ना। तो आप कह सकते हैं कि मोर अट्रैक्टिव है। ये क्या है, मोर अट्रैक्टिव है। 3rd नंबर पे क्या है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली अंडरस्टैंड। ये आसानी से आपके समझ में आ जाते हैं ना। कोई भी अगर एक बार भी आप इसकी तरफ देखोगे ना, आपके समझ में आ जाएंगे। और टेक्स्ट को तो आप बार बार आप उसको रीड करेंगे, इसका मतलब क्या है। तो ये क्या है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
मोर अट्रैक्टिव है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कुछ लोग टेक्स्ट और फिगर को अवॉइड करते हैं, तो उसको ग्रैपिंग के लिए हम ये यूज करते हैं ताकि उस पीपल को भी, इस पॉपुलेशन को भी हम ग्रैप कर सके। ठीक है, 4 नंबर पे क्या है? इजीली रीडेबल भी है, बिल्कुल रीडेबल है। 5th नंबर पे क्या है? लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन माइंड। लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन माइंड, ये आपको ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में ये याद रहेगा एज कंपेयर टू आपने जो देख, आप लोगों ने एफएससी में मैथ्स पढ़े या मैट्रिक में या नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। अभी दोबारा वही चीजें जब मैं डिस्कस करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं मुझे बता दिए रेट क्या है, क्या रेट आप नहीं पढ़ चुके हो? पढ़ चुके हो ना, आपको फिर भी याद नहीं है क्योंकि आप टेक्स्ट पढ़ चुके हो। लेकिन मैं आप जब ये कहता हूं कि ये क्या है, डायरेक्ट आप कहते हैं सर ये सर्कल है, ये आपको याद है। लेकिन अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि मुझे इसका फार्मूला बता दे, सो क्लास में से मुश्किल अगर एक स्टूडेंट बताएंगे तो बताएंगे, अदरवाइज सब खामोश रहेंगे क्योंकि वो टेक्स्ट में है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट उसका नहीं है। लेकिन ये क्या है, पिक्चर में है। अच्छा, अगर मैं आपको कलर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक कोई ब्लाइंड पर्सन है और मैं उसको ये सिखाने को, ये ब्लू है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये रेड है, वो बार बार भूल जाएंगे कि रेड का क्या मतलब है, ब्लैक। अब मुझे ये बता दें, ये कौन सा कलर है? रेड। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ब्लैक। कितने आसानी से आपको याद है, क्यों? क्योंकि आपने विजुअली उसको देखा है। आपने देख लर्नर, आप लोग टीएलपी में पढ़ोगे ना, डिफरेंट लर्नर होते हैं, कोई विजुअल होते हैं, कोई काइनेस्टिक होते हैं, ठीक है, ऑडिटरी लर्नर होते हैं, मुख्तलिफ लर्नर होते हैं जो मुख्तलिफ यूज करते हैं, लेकिन विजुअल हर एक में आ जाते हैं। सही है। तो एक तो यह है कि ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, उसका इंप्रेशन है माइंड पे। इसके अलावा जी कोई और बता सकते हैं? यस, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है, नॉट टाइम कंज्यूमिंग, आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं ना, नॉट टाइम कंज्यूमिंग। एक और है कॉस्ट इफेक्ट। अगर हम देखें तो क्या करना है, एक डायग्राम से आप 15-20 पेजेस को आप बचा के एक पेज पे आप सारी चीजों को दे सकते हैं, ठीक है, तो एक्सपेंसिव नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये सारे आप कह सकते हैं कि दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की क्या है, इंपॉर्टेंस है। नर्सिंग में हम क्यों पढ़ते, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो डाटा है वो अट्रैक्टिव हो। हम चाहते हैं कि जो हमारी रीडर है वो इजीली उसको रीड कर सके। हम चाहते हैं कि जो उसको देख ले ज़्यादा टाइम तक उसकी माइंड में हो, ताकि वो आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सके, ज़्यादा टाइम तक उसकी माइंड मेमोराइज कर सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम माइंड में रखते हैं, इसीलिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हम बात करेंगे क्योंकि आपके टॉपिक में है एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है और एक ग्राफिकल है। टेबुलर को हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, जो यूनिट नंबर 9 है, 9 में हमने इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। सही है। आप लोगों की बाय स्टेटिस्टिक एट 12 भी बिकम वेरी इजी, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है वो हम डिस्कस अभी कर रहे हैं। सही है। देख, एक हमारे पास है ट्यूबुलर, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या है जी? टेबल के थ्रू। टेबल रिप्रेजेंटेशन क्या है? टेबल के थ्रू। जब भी आप रिजल्ट देते हैं ना, तो हमारे पास मुख्तलिफ टेबल्स होते हैं, उसमें
हम कहते हैं हमारे पास डेमोग्राफिक टेबल है, ठीक है, ये मीन, मूड, स्टैंडर्ड डिविएशन टेबल है, ये परसेंटेज टेबल है, हम टेबल बना देते हैं ना, मुख्तलिफ टेबल बना देते हैं। इसमें एक हमारे पास होता है सैंपल टेबल। देख क्या है सैंपल टेबल। सैंपल टेबल का मतलब क्या है जी, थोड़ा जोर से बोलो। क्या? देख जो भी टेबल है ना, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब है कि आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो या प्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ रॉ एंड कॉलम। ये जिस तरह बुशरा नाम है, क्या है आपने कहा ना, ठीक है। तो रॉ एंड कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेबल में, कि आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज में, रॉ एंड कॉलम में। आपको पता है रॉ कौन से और कॉलम क्या है? अगर ये आपके पास एक टेबल है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टेबल है, ये एक टेबल हम बना रहे हैं, सही है। तो ये क्या है, इसको रॉ कहते हैं। और ये क्या है, तो मतलब जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन में आप रॉ एंड कॉलम के थ्रू डेटा को क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे। आप दोनों जो रॉ और कॉलम के बीच में जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्लियर? और फिर इसको हम डिफरेंट नेम देते हैं, कॉलम को अलग नेम देते हैं, या ABC आप लोगों ने देखे होंगे ना, जो अक्सर एक्सेल शीट तो आप लोगों ने देखे होंगे, यहाँ पे होते ABCD, दिस इज द नेम ऑफ द, क्या है, और 1 2 3, ठीक है, ये नेम देना है। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, XYZ भी दे सकते हैं, सही है, जो भी, लेकिन नेम हम देते हैं ना, क्योंकि हम कहते हैं कि कॉलम नंबर 1 में ये है, कॉलम नंबर 2 में ये है, सही है। तो ये हम उसको नेम दे देते हैं और नेम के थ्रू फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं। मतलब ये है कि जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम टेबल बनाते हैं, हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं रॉ एंड कॉलम में, उसको हम कहते हैं टेबल। इसकी फिर टाइप है, टेबल की टाइप है। एक हमारे पास है सैंपल टेबल, सैंपल एक हमारे पास है सैंपल टेबल। सैंपल में जो फोकस होते हैं ना, हमारी जो फोकस होते हैं, फोकस ऑन वन वेरिएबल के ऊपर हमारे फोकस होते हैं, सही है। इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल जो हम बात करते हैं, ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं सेमेस्टर, यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट सेमेस्टर उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 50। सेकंड में हमारे पास कौन से हैं? 40 हैं। थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास 45 है। देख इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं सैंपल टेबल, जिसमें आपके फोकस ओनली वन वेरिएबल की हो। कि हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी स्टूडेंट है, सेकंड में इतनी है। देख ये क्या है, रॉ एंड कॉलम है, तो इसको हम कहते हैं टेबल। ये टेबल रिप्रेजेंटेशन है ना। या फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हो, चलो डबल टेबल। दूसरा क्या है? डबल का क्या मतलब है? जिसमें हमारे पास जो हमारा फोकस है वो होते हैं ऑन टू वेरिएबल के ऊपर हमारे फोकस होते हैं। किस तरह? इसके एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देख यहां पे आप लिख सकते हैं सेमेस्टर, यहां पे लिख सकते हैं मेल, यहां पे फीमेल,
पहले हमारे पास एक ही वेरिएबल था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमारे पास कितनी वेरिएबल है? 2। मेल अलग वेरिएबल है और फीमेल अलग वेरिएबल है। फर्स्ट सेमेस्टर में यहां पे आप टोटल स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास 50 स्टूडेंट्स है। 50 में से हमारे पास जो 40 है वो मेल है और 10 फीमेल है। टोटल हमारे पास कितने हैं? 50 है। सेकंड सेमेस्टर में 40 स्टूडेंट्स में से हमारे पास जो है 25 ये हमारे पास मेल है और 15 हमारे पास फीमेल है। इसी तरह जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें हमारे पास 35 जो है ये मेल है और 10 हमारे पास फीमेल है, 45 और 40 टोटल। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसको हम कहते हैं डबल, बिकॉज देयर इज 2 वेरिएबल, इसको डबल। और इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं ना डेटा, ये डेटा हमने प्रेजेंट किया ना इन द फॉर्म ऑफ द टेबल, तो इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। एक हमारे पास और है जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं? हमारे जो फोकस है ना वो मल्टीपल, यस, मोर देन 2 और मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर होते हैं। किस तरह? ठीक है, अक्सर जो रिजल्ट हम शो करते हैं ना टेबल में ये मल्टीपल में होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है स्टूडेंट्स है उसकी नेम, ठीक है, इसके अलावा उसके सब्जेक्ट जी, उसने जो ग्रेड ली है वो जी, या परसेंटेज बिल्कुल आप लिख सकते हैं, और टाइप ऑफ असाइनमेंट उसकी क्या थी, ठीक है, टाइप, और टोटल स्कोर उसका कितना था। सही है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है उसका नाम है अहमद, सही है, उसने इंग्लिश में उसने ए ग्रेड ली है। क्या? ए ग्रेड। जो टेस्ट था, असाइनमेंट था, वो क्या था? क्वेज या टेस्ट। सही है, टेस्ट। टोटल स्कोर या इस ग्रेड को आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर भी आप उसको कह सकते हैं। और टोटल स्कोर उसने लिए है 80। तो देख इसमें कितने वेरिएबल हैं? सब्जेक्ट को मालूम करना चाह रहे हो, ग्रेड क्या है उसके, असाइनमेंट टाइप क्या है, मार्क्स उसने कितने ले हैं, तो देयर मल्टीपल वेरिएबल। तो आप एक टेबल में उसको क्या करते हो? प्रेजेंट करते हो। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट नंबर 9 में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है। सही है, आपको पता है ना जिसमें हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था? रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर हमने कहा था उसमें हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं जब ईच फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते हैं। फिर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हमने की थी, जब हर फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करते हो। फिर कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ईच कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी when you are dividing by total frequency। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लास इंटरवल की हमने बात की थी। इंटरवल मतलब जब आप वैल्यू को रेंज में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग के टोटल मार्क्स है 50, टोटल मार्क्स कितने हैं? 50। इस वैल्यू को मैं रेंज में कन्वर्ट करता हूं कि हमारे पास वो स्टूडेंट्स जिसने 0 से लेकर 10 तक मार्क्स ली है, ठीक है, और 11 से लेकर जो 20 तक है वो हमारे पास दूसरा क्लास इंटरवल हो गया। 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्योंकि हमने उसकी क्लास बनाई ना। 50 को हमने कितने क्लास में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5।
हर क्लास में कितनी वेट्स हमने रखी? 10। तो इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल में हम अक्सर क्लास इंटरवल बनाते हैं, सही है। अब ये जो जीरो है ना, ये वाला 0, 11, 21, 31, 41, उसको हम, और ये 10, 20, 30, इसको हम कहते हैं क्लास लिमिट। क्या कहते हैं? क्लास लिमिट। अब क्लास लिमिट की कितनी लिमिट हो गई? 2 लिमिट हो गई ना। 0 अलग लिमिट है और 10 अलग है। तो 0 को हम कहते हैं क्लास लोअर लिमिट, लोअर लिमिट्स, और 10 को कहते हैं अपर लिमिट्स। क्लियर? इसी तरह 11 को लोअर लिमिट, 20 को अपर लिमिट कहते हैं, सही है। एक और टर्मिनल, ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है मेड पॉइंट। मेड पॉइंट, इन दोनों की मेड पॉइंट क्या होगी जी? किस तरह 15 होंगे? देख, इसकी मेड पॉइंट अगर 0 और 10 की है तो क्या होगी? 0, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। इन दोनों की आप कर लें, 11 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 31 डिवाइड बाई 2, 15.5। ठीक है, इसको कहते हैं मेड पॉइंट। दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, इसको कहते हैं मेड पॉइंट। जो एवरेज हम निकालते हैं ना, मीन, वही मीन आपकी क्या है? हर एक की मीन निकालें, मीन एज योर मेड पॉइंट, सही है। और फ्रीक्वेंसी तो आप लोग समझ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये क्लास इंटरवल, अपर लोअर, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज होते हैं, तो इसको डिस्कस करना था। बाकी अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखना चाहते हैं तो यूनिट नंबर 9 में डिटेल से हमने दिया हुआ है। यूनिट नंबर 9 पार्ट 1 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उसमें हमने डिटेल में दी हुई है। क्लियर? या टेबुलर प्रेजेंटेशन आप लोगों की समझ में आ गई या नहीं? अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, सही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के इंपॉर्टेंस, ग्राफ है क्या, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के डिफरेंट टाइप को, क्योंकि हमारे पास डेटा एक टाइप के डेटा है। टाइप के डेटा की टाइप है या नहीं है? हमने कहा क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यू है, इस तरह हमने कहा था। तो इसीलिए हम क्योंकि डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ना थ्रू ग्राफ, तो जब डेटा की डिफरेंट टाइप है तो क्या ग्राफ के डिफरेंट टाइप नहीं होंगे? एक कंटिन्यूस के लिए अलग ग्राफ होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी के लिए अलग होनी चाहिए, डिस्क्रीट के लिए अलग होनी चाहिए, कैटेगरी के लिए अलग होनी चाहिए, सही है। तो इसलिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें हम पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ, सही है, ऑफ ग्राफ। कौन से टाइप है मुझे बता सकते कोई? टाइप 1 जी, बार ग्राफ। क्या है? बार ग्राफ। एक हमारे पास है लाइन ग्राफ, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। बार ग्राफ, बार ग्राफ है क्या, उसको हम कब यूज करते हैं, इसके टाइप कितने हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बार ग्राफ जो है ना, उसको हम यूज करते हैं फॉर द डिस्क्रीट डेटा। क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी यूज करते हैं डेटा। इसके अलावा ये यूज होता है फॉर द डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा आप लोगों को पता है कौन सा डेटा था? जो होल नंबर होते हैं, एग्जैक्ट नंबर होते हैं, उसमें फ्रैक्शन से आप नहीं लिख सकते, डिसिमल उसमें नहीं होते, पॉइंट नहीं होते, होल नंबर होते हैं, उसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल डेटा, सही है। अब मुझे एक बात बता दें, इस क्लास में मुझे मेल और फीमेल के रेशो चाहिए, मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है, ठीक है, इस क्लास में।
फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में जो सेकंड सेमेस्टर क्लास है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं, सही है। अब इस 50 में से मेल स्टूडेंट्स कितने हैं? 42। इसमें तो जो मुझे फीमेल ज्यादा लग रहे हैं। और फीमेल स्टूडेंट कितने हैं? 8। ठीक है, ये आपके पास जो डेटा है वो टेक्स्ट एंड फिगर में है। इस डेटा को मुझे कन्वर्ट करना है ग्राफ में। तो सबसे पहले मेरे माइंड में हो मैं कौन सा ग्राफ इसके लिए बनाऊं। बार ग्राफ बना दूं, हिस्टोग्राम बना दूं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दूं, या पाई चार्ट बना दूं, कौन सा? तो देख, ये डेटा आपके पास जो है कौन सा डेटा है? डिस्क्रीट डेटा है। क्यों डिस्क्रीट है? एक तो यह है कि होल नंबर है 50, 48। दूसरा क्या है? काउंटेबल है, आप उसको काउंट कर सकते हैं, ये है। तीसरा क्या है? इसके कोई यूनिट्स नहीं है, सही है। तो मतलब ये डिस्क्रीट डेटा है। अब हमने ये कहा कि डिस्क्रीट डेटा के लिए हम कौन से ग्राफ बनाएंगे? बार ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, किस तरह बना सकते हैं? देख, मैंने कहा ना कि आप एक्स वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस बना दे। ये आपके पास क्या है? वाई। ये आपके पास क्या है? एक्स। वाई पे आपने क्या रखना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फॉर एग्जांपल 5 है, 10 है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, सही है। यहां पे आप लिख दें मेल, यहां पे आप लिख दें फीमेल। क्लियर? अच्छा, मुझे बता दें मेल कितने हैं? 42। तो यहां पे आएंगे ना, यहां पे आएंगे। तो ये आपके पास है मेल का ग्राफ। फीमेल कहां तक है? 8। तो मतलब यहां पे आएंगे ऑलमोस्ट। ये आपके पास है फीमेल। इसको हम कहते हैं ग्राफ डॉट, बार चार्ट, बार ग्राफ, सही है। ये आप यहां पे इसकी की बनाओगे। क्या बनाओगे? की। यहां पे आप लिख दोगे, एक बना दोगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे आप। इसको आप ब्लैक करोगे। क्या करोगे? ब्लैक। इसके आगे आप लिख दोगे मेल, सही है। एक आप बनाओगे ग्रीन, इसके आप आगे लिख दोगे फीमेल। इसका मतलब क्या है? जो ब्लैक है ना, ब्लैक वाला, ये मेल को शो करता है ना, मेल। ठीक है, आप इसको इस तरह कर सकते हो। और जो ग्रीन है वो फीमेल को। तो की से देखकर आप डायरेक्टली, अगर आप कोई, हमने कहा ना कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोई भी समझ सकते हैं। तो अगर आप इस की को भी देखें, क्योंकि मेल फीमेल नहीं भी पढ़ सकते, तो ब्लैक का मतलब ये है और फीमेल का ये है। समझ में आ गई? इसको कहते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ ये आप एक आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं, उसको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये है कौन सा ग्राफ? बार ग्राफ की एक क्वालिटीज आप याद रखें। इसको हम हमने ग्राफ और डायग्राम की हमने बात की थी। ठीक है, एक चीज हम उस टाइम हमने नहीं बताया था। डायग्राम हमारे पास हमेशा डायमेंशन हम उसको काउंट करते हैं कि 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन। ग्राफ में हम नहीं करते इसको। अगर आप डायग्राम लेते हैं ना, ये बार चार्ट, तो यह आपके पास कौन से डायमेंशन है? 1 डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि आपके 1 डायमेंशन का मतलब यह होता है ना, जब आपकी फोकस होते हैं ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरिएबल। इसमें आपकी फोकस किस चीज पे होते हैं? हाइट पे। बार चार्ट में या बार ग्राफ में हमारी फोकस होते हैं हाइट पे। जिसके हाइट ज्यादा होते हैं हम कहते हैं ये इंक्रीज है, जिसके हाइट कम होते हैं हम कहते हैं डिक्रीज है। तो इसलिए ये 1 डायमेंशन है। क्या है?
वन डायमेंशन। तो एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए कि ग्राफ कितने डायमेंशन की है, तो इट्स अ वन डायमेंशन, बिकॉज हमारे फोकस किस चीज के ऊपर होते हैं, हाइट के ऊपर होते हैं। इसको कहते हैं बार ग्राफ। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? इसके अलावा मल्टीपल भी है, मल्टीपल बार चार्ट भी है। अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल है, आप देखना चाहते हैं कि मेल की स्कोर इतनी है और फीमेल की स्कोर इतने हैं, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। कभी कभार आप दोनों को एक ही पे भी कर सकते हैं, दोनों को आप एक ही ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। जी देख, यहां तक फीमेल है ना, आपको पता है यहां तक, तो इसको आप ग्रीन कर दें। इसके आगे फीमेल है, तो मेल वाले जो है आप उसको ब्लैक कर दें। यहां पे आपने की बनाए है ना, मेल ये ब्लैक, मेल यहां तक है, फीमेल यहां तक है। ठीक है, तो आप एक मतलब एक टोटल वन में भी आप शो कर सकते हैं उसको। क्लियर, समझ में आ गई? तो उसको कहते हैं बार चार्ट। हम दोबारा लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, इसके एक खास हो जाए। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बार ग्राफ आप बना सकोगे। देख, आप लोग क्रिकेट देखते हैं ना, मेल खसूसन अक्सर ग्राफ बनाते हैं, रिजवान की ग्राफ इतने हैं, बाबर की ग्राफ इतने हैं, वगैरह वगैरह। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप बाबर के बहुत बड़ा फैन हो क्योंकि हमेशा बाबर के एग्जांपल देते हो, लेकिन रियली जो आजकल क्रिकेट टीम है उसमें यही दो नेम मुझे याद है, मैं नहीं देखता आजकल, तो इसलिए बार बार क्या बाबर और रिजवान की बात करता हूँ। तो दोनों की ग्राफ शो करते हैं, 20 मैच की ग्राफ इतने हैं, स्कोर की इतने हैं, मैच की इतने हैं, तो ये क्या है, बार ग्राफ होते हैं। क्लियर, डिस्क्रीट डेटा के लिए यूज होते हैं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? देख, सेकंड टाइप क्या है, यहां पे टाइप लिखते जाएंगे, सही है, जो जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट को हमने डिस्कस किया बार ग्राफ, सेकंड क्या है, हिस्टोग्राम। यहां पे हम देखेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, कब यूज करते हैं हिस्टोग्राम को? एक तो एक फॉर द क्वांटिटेटिव डेटा। कौन से डेटा के लिए हम यूज करेंगे? क्वांटिटेटिव। और कंटिन्यूस डेटा के लिए, टाइप थे ना उसके, तो कंटिन्यूस डेटा के लिए, जो कंटिन्यूस डेटा, फॉर एग्जांपल एज। एज क्या है, कंटिन्यूस है। हाइट, वेट, इसके अगर आप ग्राफ बनाओगे, क्लास इंटरवल के आप ग्राफ बनाओगे। क्लास इंटरवल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक है डिस्क्रीट, एक होते कंटिन्यू। जो हमने कहा था कि 0 से लेकर 10, 11 से लेकर 20 और 21 से लेकर 30, 31 से लेकर 40, 41 से लेकर 50, ये हमारे पास थी डिस्क्रीट क्लास इंटरवल। कंटिन्यूस क्या है, हर एक के साथ आप 0.5 को ऐड करें, 0.5 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये अब कंटिन्यूस हो गया ना, क्योंकि हमने कहा था कि कंटिन्यूस जो डेटा है उसमें फ्रैक्शन या डिसिमल में हम उसको लिख सकते हैं, हमने ये कहा था। तो दिस इज अ कंटिन्यूस हो गया अभी। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा के लिए हम यूज करते हैं क्या, हिस्टोग्राम। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा है, कौन सी डेटा है, टेम्परेचर का आप ले सकते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर आप मेजर करते हो मुख्तलिफ डेज की। जी, जून में जो आपके पास टेम्परेचर है वो कितना है, या जुलाई में, या अगस्त में। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, या किसी डेज की भी कर सकते हैं, या किसी पेशेंट की भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देख, अगर जून में आपके पास टेम्परेचर है 40, जुलाई में आपके पास है 47.5, और अगस्त में आपके पास है 44,
फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पहले मुझे बता दीजिए कौन सा, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कौन सा ग्राफ यूज करूं? हिस्टोग्राम। अब देख, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या फर्क है? बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या, देख, y एक्सेस और x एक्सेस तो आपने बनाने, ठीक है। यहां पे आप एब्सोल्यूट वेरिएबल करोगे, टेम्परेचर आप यहां पे करोगे, क्या टेम्परेचर कि जून में कितना है, जुलाई में कितना है और अगस्त में कितना है। क्लियर? आप देख, यहां पे आप फ्रीक्वेंसी लिख दें 35, 40, 45 एंड 50। क्लियर? अब मुझे बता दी जून में कितना है टेम्परेचर? जून में 40 है। जुलाई में कितना है? ये जून से लेकर जुलाई तक है ना। जुलाई में कितना है? 47। अगस्त में कितना है? ठीक है। तो ये क्या है? ये हिस्टोग्राम है। अब इसमें और बार चार्ट में क्या फर्क था? हाँ, बार ग्राफ और इस कंटिन्यूस में, हिस्टोग्राम में मुझे मेन देखने से मुझे बता दे कौन सा कंटिन्यूटी। वो दोनों अलग अलग थी। देख, मेल का अलग और फीमेल का अलग, दोनों के बीच गैप था, बिकॉज डिस्क्रीट डेटा है ना, इसमें गैप आपको नजर आ रहा है, बिकॉज दिस इज कंटिन्यू डेटा। तो कंटिन्यू डेटा में तो नहीं है, 20 के बाद 21, 20 के बाद 20.1 है, 0.2 है, 0.3 है, तो गैप नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये कितने डायमेंशन के हैं? 2 डायमेंशन के हैं। क्यों? देख, ये वेट को भी मेजर करते हैं और हाइट को भी करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्टोग्राम कितने डायमेंशन डायग्राम है, तो कितने हैं? 2 डायमेंशन के, बिकॉज वी फोकस ऑन वेट एज वेल एज ऑन द हाइट। लेकिन बार में हम सिर्फ उसके ऊपर करते थे। तो देख, इसमें मेन वही बार ग्राफ की तरह है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसमें स्पेस नहीं है, गैप नहीं है। और बार ग्राफ में क्या होते हैं? स्पेस होते हैं, गैप होते हैं। इसमें कोई गैप नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं हिस्टोग्राम। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लास इंटरवल की भी हम उसमें करते हैं। क्लास इंटरवल की एक एग्जांपल जल्दी जल्दी दे देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सही है? फॉर एग्जांपल, एक हॉस्पिटल में हमारे पास पेशेंट आते हैं, ठीक है, डायबिटीज के साथ, या मतलब जो भी है डायबिटीज के साथ, या मीजल आप ले सकते हैं। तो 0 से लेकर जो 5 ईयर की एज के पेशेंट हैं, उसमें हमारे पास तकरीबन 20 पेशेंट जो है वो मीजल के साथ आते हैं, ठीक है। लेकिन 6 से लेकर 10 जो है वो तकरीबन हमारे पास 16 पेशेंट है, एज की बात हो रही है। 11 से लेकर 15 तक जो एज है ईयर की, हमारे पास 12 पेशेंट है। और 16 से लेकर जो 20 ईयर ऑफ एज है, इसमें हमारे पास 6 पेशेंट है। और 21 से लेकर 25 तक जो एज के पेशेंट मतलब हमारे पास एडमिट होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पेशेंट ऐसे हैं जो मीजल के साथ, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये कौन सा डेटा है, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट है, लेकिन अगर आप क्लास इंटरवल बना रहे हो ना, सो आपको ये बेस्ट ये है कि आप उसको कंटिन्यूस में लेकर जाए। आप उसको डिस्क्रीट में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में यहां 0.5, अगर एक जगह भी 0.5 है, एक जगह भी, तो ये कंटिन्यूस डेटा है। अगर हर जगह 0.5 है, फिर भी कंटिन्यूस है। क्लियर? तो ये फॉर एग्जांपल अभी हमने उसको कंटिन्यूस कर दिया
कि 0.5 ईयर से लेकर 5 ईयर तक। तो ये हमारे पास कौन सा डेटा हो गया अभी? इसके लिए मैं कौन सा ग्राफ बना दूं? हिस्टोग्राम बनाऊंगा क्योंकि कंटिन्यूस डेटा है। किस तरह बनाऊं? वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस बनाऊंगा पहले ना, वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे मैं एज को डाल दूंगा 0.5 से लेकर 5 ईयर, ठीक है। फिर 6 से लेकर 10, 11 से लेकर 15, 16 से 20, 21 से 25, ये हमारे पास एज। यहाँ पे पेशेंट कितने हैं? फॉर एग्जांपल 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। सही है। आप मुझे ये बता दें कि 0 से लेकर 5 ईयर एज जो है उसको कितने केसेस है? 20। फिर 6 वाले जी, फिर 15 वाले, फिर फिर 2। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? कंटिन्यूस। तो उसमें क्या नहीं है? कोई स्पेस नहीं है, कोई गैप नहीं, और क्रॉस इंटरवल के लिए हमने बनाए। क्लियर? समझ में आ रही है आपको? जो आपके घर में जो सेरिया होते हैं ना, ये सामने, ये बिल्कुल कंटिन्यूस ग्राफ हिस्टोग्राम को शो करते हैं क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी है। गैप है उसमें? नहीं है। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? अब एक और है, एक और है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फाइलो पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो यहां पे हम उसको ऐड कर सकते हैं तल टाइप को, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये क्या है? ये भी कंटिन्यूस की तरह है। क्या है? कंटिन्यूस की तरह। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं? हम उसमें डॉटिंग करते हैं। सबसे पहले प्लॉटिंग करते हैं डॉट से, फिर उस पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। फॉर एग्जांपल इसी डेटा को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो 0 से लेकर 5 ईयर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने हैं? 20 फॉर एग्जांपल। फिर हमारे पास है 15, ठीक है। फिर 12, 6 और 2। हमने डॉटिंग कर दी। सबसे पहले अपने क्या करने हैं? प्लॉटिंग। टीपीआर में जो हम करते हैं, हम डॉटिंग करते हैं। इसको आप मिटा दें। हमने प्लॉटिंग कर दी। आप उस पर आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लें। ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सही है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी इस तरह बन रहे हैं, एक ग्राफ बन रहे इस तरह, फॉर एग्जांपल इस तरह बन रहे हैं ना, तो फिर आप इस पे इस तरह स्ट्रेट लाइन खींचोगे। सही है। बाकी आपने जो ग्राफ है उसको डिलीट करना है, सिर्फ प्लॉटिंग करने है और उस पर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है। तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अक्सर हम जो टीपीआर चार्ट है उसमें हम यही करते हैं, ठीक है। हम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 37 टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं, फिर 38 पे बनाते हैं, तो फिर इसी तरह हम एंड में उसको मिला देते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक और है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है खुद, उसको कहते नहीं, पाई चार्ट तो रोटी की तरह होते हैं, आप लोगों को भूख लगे इसलिए पसंद है, स्टीम एंड लीफ।
स्टीम एंड लीफ। स्टीम किसको कहते हैं? तने को, और लीफ पत्ते को। आपके पास एक दरख्त है, मेरा डायग्राम बहुत ज्यादा वीक है, मैं अभी से बता रहा हूं। एक दरख्त है, ठीक है, ये आपके पास एक दरख्त है, इससे मुख्तलिफ शाखें गई है, ठीक है, यहाँ पे उसकी मुख्तलिफ हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टीम, और इसको हम लीफ। इस मेथड को कहते हैं स्टीम एंड लीफ। डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक अलग मेथड है। किस तरह हम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा है, क्या है? एक डेटा है। डेटा क्या है? हमारे पास एक डेटा है 30, 31, 34, 39, 41, 44, 46, 54, 59, 64, 66, 67 एंड 68। ये हमारे पास डेटा है। क्या है? डेटा। कितना, मतलब इससे ज्यादा भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते। हमारे पास डेटा है, इसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्टीम एंड लीफ में, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी स्टीम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक जगह पे आप लिख दी, ये आपकी स्टीम है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी लीफ है। अब मुझे बता दे 30 में स्टीम कौन सा है? 30 में कौन सी ऐसी हिस्सा है जो 30 की पहचान है, जो चेंज नहीं होता? हाँ, 3 चेंज नहीं होता ना, 3 के बाद चेंज होता है 0, 1, 2, 3, 4, 3 चेंज नहीं होता। सो 3 क्या है? स्टीम है। यहां पे 3 लिख दे, लिख दिया। आप अब इसकी लीफ बना दे, शाखे, पत्ते। इसके पत्ता क्या है? 0, 1, 4, 9, बस। फिर स्टीम चेंज हो गया। अब स्टीम क्या है? 4, तो यहां पे 4 लिख दे। इसकी लीफ बता दे मुझे, 1, 4, 6। फिर स्टीम चेंज हो गया। अब क्या है? स्टीम 5 की लीफ बता दे मुझे, 4, 9। अब दोबारा चेंज हो गया, 6। स्टीम बता दें, 4, 6, 7, 8। देख, इतना लंबा डेटा इतने शॉर्ट में हमने उसको समराइज कर दिया। इसको कहते हैं स्टीम एंड लीफ मेथड। समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक आखिरी और पढ़ लेते हैं। कौन सा? ये सब के लिए आप कर सकते हैं, कंटिन्यूस के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 लिख दे। 30.5 है ना, तो 0.5 लिख दे। सही है। स्टीम हमेशा 3 रहेगा, स्टीम चेंज नहीं होगा। सही है। इसके आगे पीछे चेंज हो सकते हैं। क्लियर? शुक्र है कि आप गॉट इट का लफ्ज बोल दिया। एट द एंड व्हेन आई विल आस्क, सो देन वी विल वेरीफाई। ओके। एक और है पाई चार्ट या पाई ग्राफ। पाई चार्ट, पाई ग्राफ, जो एक सर्कल होते हैं ना, क्या होते हैं? सर्कल। इसको हम कहते हैं पाई। ये इतना वो भी नहीं होता, बिल्कुल गोल होता है। सही है। इसको कहते हैं पाई चार्ट। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि व्हेन यू विल यूज पाई चार्ट, कब यूज करोगे? कैटेगोरिकल डेटा के लिए, क्वालिटेटिव, मोस्टली क्वालिटेटिव, लेकिन कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल डेटा। सही है। क्लियर? हमारे पास अगर हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, क्या कलेक्ट करते हैं? डेटा। हमने टोटल जो हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं, टोटल पार्टिसिपेंट, वो कितने हैं? वो हमारे पास है फॉर एग्जांपल 100 है या 150 है। 150 टोटल पार्टिसिपेंट है। सही है। उसमें से जो 60 स्टूडेंट्स है ना, 60, इसने नर्सिंग में डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा होल्डर। सही है।
80 इसमें ऐसे हैं जिसने बीएसएन किया है, ठीक है। बीएसएन 60 ने बीएसएन किया है, जेनेरिक बीएसएन, सही है। और 20 ऐसे हैं जिसने पोस्ट आरएन किया है, तो कितने बच गए? 10 ऐसे हैं जिसने एमएसएन किए, ठीक है। तो आप उसकी क्या बना रहे हो? कैटेगरीज बना रहे हो। क्या बना रहे हो? कैटेगरीज। तो इसके लिए आप कौन से यूज करोगे? पाई चार्ट। कैटेगरीज बने हैं ना, बीएसएन के अलग है, पोस्ट आरएन के अलग है, डिप्लोमा होल्डर अलग है। आप इसको डिवाइड करिए। टोटल कितने के बराबर है? 180 के, तो ये बराबर हो गया ना, ये 180 की है और ये 180 की है, तो ये टोटल 360 के बराबर है, सही है। मुझे उस पर ये प्लॉटिंग करने हैं, इस पाई चार्ट पे मुझे प्लॉटिंग करने हैं। किस तरह मैं उसके ऊपर प्लॉटिंग करूं कि इतना परसेंट एरिया जो है ये पोस्ट डिप्लोमा को दे दूं, इतना एरिया एमएसएन को दे दूं, किस तरह मैं इसकी प्लॉटिंग कर लूं? कोई बता सकते हैं मुझे? जी कर दे, परसेंटेज पे आप मुझे बता दे किस तरह मैं कर रहा हूं। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं ना जी, किस तरह डिवाइड करें? मुझे सबसे पहले बता दें डिप्लोमा का कितना एरिया में। 360 हमारे पास टोटल एरिया है, कितने हैं? 360। मैं डिप्लोमा को कितना दे दूं? 60 दे दूं। देख, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। डिप्लोमा की फ्रीक्वेंसी कितने है? फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि कितने लोगों ने डिप्लोमा किया है, रिपीटेशन हो रहे हैं, कितने हैं? 60 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं? 150 मल्टीप्लाई बाय 360। जीरो को जीरो के साथ मैं काट सकता हूं ना जी, 3 इसके साथ आप कर लें जी, हाँ डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं ना, आप कर सकते हैं। तकरीबन ये बनते हैं, ठीक है। आप इसको यहां पे रख दें, तो दूसरा का भी यही बनेगा, बीएसएन का भी यही बनेगा ना, सेम स्टूडेंट से, ठीक है। अब 20 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 360, ठीक है। आप कर दें, 20 को मल्टीप्लाई करें 36 के साथ और 15 पे डिवाइड करें 48, तो ये आपके पास हो गया 48। और 10 को आप कर लें, 10 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 360, जीरो को जीरो के साथ काट दे, तो ये कितना बन जाएगा? 24। आप एक काम करें, कोई स्टूडेंट्स इसको प्लस करें, 144 144 48 एंड 24 को प्लस करें, 360। वेरी गुड। तो हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ना। अब मैं एक काम करूंगा, मुझे पता है कि ये एरिया कितने के बराबर है? 180 का, तो 180 से थोड़ा कम ये मैं दे देता हूं डिप्लोमा को, ठीक है। इसी तरह 180 से थोड़ा कम मैं दे देता हूं बीएसएन के लिए, और ये मैं दे देता हूं पोस्ट आरएन के लिए, और ये मैं दे देता हूं एमएसएन के लिए। तो मैंने प्लॉटिंग कर दी, इस फार्मूले के थ्रू मैंने उसकी प्लॉटिंग कर दी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है जी? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। जल्दी जल्दी से सिर्फ उसको ऑन करें ताकि मैं आपको दिखा देता हूं प्रैक्टिकली कि आप क्यों पढ़ते हैं, वाई। ये नजर आ रही है उसमें जी? उसको कर लो, इसको कर लो, सही है जी जी जी।
सही है, सही है, सही है, कोई बात नहीं। देख, ये हमारे पास है टीपीआर चार्ट। क्या है? टीपीआर। सबर ये क्लियर हो जाए थोड़ा, सही है। इसको कहते हैं ग्राफ चार्ट फॉर द टीपीआर। इसमें आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ द पेशेंट है, वार्ड कौन सा है, ठीक है, इसकी एड्रेस है, एमआर नंबर है, एडमिशन नंबर है, एज इसकी क्या है, डेट क्या है, ये सारे हर पेशेंट के अपने टीपीआर चार्ट होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पल्स है, हार्ट रेट पल्स, ठीक है, ये रेस्पायरेशन है। इसी तरह नीचे आओगे आप, ठीक है, यहां पे उसने टाइमिंग दी है, देख यहां से उसने स्टार्ट की है 10, 11, 12, 13, इसी तरह ये उसने टेम्परेचर की बात की है, सेंटीग्रेड वगैरह। तो यहाँ पे अगर आपने 11 AM पे आपने मार्क की है और 11 AM पे उसके टेम्परेचर कितना है, तो आप यहाँ पे उसके मार्क करें, फिर 12 पे मार्क करें, फिर 1 पे, 2 पे, तो फिर इसके ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन कहते हैं, उसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ या फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, ठीक है। तो ये टीपीआर चार्ट आप बगैर उसके नहीं कर सकते जब तक आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको पता ना हो। इसी तरह मैं आपको एक रिसर्च दिखा देता हूं जो आप लोग एंड में करोगे। ये क्या है? रिसर्च है, ठीक है, ये हमारे पास रिसर्च है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कौन से ग्राफ है? ये पाई चार्ट है। देख, मीडियम लो इसकी कलर दी है, की बनाई हुई है, और ये सोशल सपोर्ट की बात हो रही है। ये सोशल सपोर्ट क्या है? 95% जो है सोशल सपोर्ट है, ठीक है, और बाकी 5% कह रहे हैं कि हमारी सोशल सपोर्ट नहीं है। तो ये इतना बड़ा डेटा कि 95% लोग ये कह रहे हैं कि हमें सोशल सपोर्ट मिलते हैं और 5% कह रहे हैं कि हमें सोशल सपोर्ट नहीं मिलते। आपने कुछ नहीं देखा है टेक्स्ट एंड फिगर, लेकिन इस एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कितना आसानी से आप उसको समझा सकते हैं कि ये जो आपको रेड नजर आ रहे हैं ना, ये सोशल सपोर्ट की बात हो रही है, और ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं ना, ये सोशल सपोर्ट नहीं है, उसकी बात हो रही है। तो कितना सोशल सपोर्ट है, सही है। तो ये कितने आसानी से आप किसी को समझा सकते हैं, और ये कितने टाइम तक आपको रिमेंबर होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लान ये कहा था, प्लान ये कहा था कि मुझे सपोर्ट है, इसने कहा था मुझे सपोर्ट है, मैं 95 लोगों को आपको बता रहा हूं कि अहमद ने ये कहा था, अकरम ने ये कहा था, तो आपको याद होंगे? नहीं होंगे ना। लेकिन ये कितने शॉर्टली आप उसको याद कर सकते हैं, सही है। ये हमारे पास क्या है? टेबल है। ये क्या है? टेबल है। देख, ये आपके पास है सोशल सपोर्ट अमॉन्ग द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद ल्यूकीमिया। टोटल 341 पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये अपनी क्या है? टेबल नंबर 4। ये क्या है? टेबल है। टेबल में ये आप कह सकते हैं ना कि ये क्वेश्चन है, ये उसकी है कि स्ट्रांगली डिसएग्री है, डिसएग्री है, नेचुरल है, एग्री है, स्ट्रांगली एग्री है। तो ये क्या है? ये टेबल है। इस टेबल को आप शॉर्टली डिफाइन, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो रिसर्च आप जब भी करोगे ना, जब तक आप ग्राफिकल टेबुलर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाओगे, आप नहीं सीख सकते। तो मतलब ये यहां पे आप देख सकते हैं कि ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। पिछले साइड में हमने क्या दिखाया था आपको? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम के थ्रू, सही है। आप एक और देख ले, आप इसको देख ले। ये आपके पास है टेम्परेचर चार्ट। क्या है? टेम्परेचर चार्ट। अब देख, AM टाइम की बात हो रही, सबसे पहले डेट है 1, 2, 3, 4, 5 और 30 तक आपके पास डेट होते हैं। ये आपके पास टाइम है, AM यानी मॉर्निंग में, PM यानी इवनिंग में। अगर 10 AM है, 11 AM है मॉर्निंग में। ये आपके पास क्या है? टेम्परेचर है, एन फ़ारेनहाइट में।
97, 98। देख AM में जब उसने चेक किया है तो कितना है 99। फिर PM में कितना है 101। फिर AM में कितना है नेक्स्ट डे 2 तारीख को 100। फिर क्या है ये, तो ये पहले उसने प्लॉटिंग की है, क्या किया है प्लॉटिंग। और एंड पे उसने क्या किया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक स्ट्रेट लाइन, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। आप कहेंगे कि ये तो स्ट्रेट नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट है ना, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपने इस जो डॉटिंग है ना प्लॉटिंग है उसको आपने कनेक्ट कर दिया है। तो जब आप इस अनर्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप नहीं पढ़ोगे, सो देन हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इट। सही है, तो इट वाज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा एंड मेजरमेंट। इसके अलावा बायोस्टैटिस्टिक्स में इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। सो अगर कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सेमेस्टर 6 बायोस्टैटिस्टिक्स, और वहाँ पे आप डेटा प्रेजेंटेशन की जो चैप्टर है उसमें आपको ये मिलेंगे with more detail. So if you have any question till now, so you can ask me about tabular। हाँ, टेबल के एक शॉर्ट चीज में आपको बता देता हूँ, then we will finish। खत्म वो कर ले, इसको ऊपर कर ले। हमने टेबल की बात की ना, हाँ हमने टेबल की बात की थी इनिशियल में, स्टार्ट में, लेकिन एक चीज मैं भूल गया था, सिर्फ वही आपको बता रहा हूं। टेबल की तो हमने बहुत टाइप्स आपको बता दी ना। एक टेबल होते हैं, हम उसको कहते हैं यस हम उसको कहते हैं कंटीजेंसी टेबल और 2x2 टेबल। कंटीजेंसी टेबल और 2x2 टेबल, ठीक है। तो 2x2 टेबल का मतलब क्या है, जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो, उसको कहते हैं 2x2 टेबल। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टेबल है, इसमें क्या है, कितने रो है 1 और 2, कितने कॉलम है 1 और 2, यानी 1 2 1 2, ठीक है। तो उसको कहते हैं 2x2 टेबल। एक जगह पे आप प्लॉट करते हैं डिजीज पॉजिटिव, यहाँ पे डिजीज को आप करते हैं डिजीज नेगेटिव, यहाँ पे आप एक्सपोज और नॉन एक्सपोज को करते हैं। आगे आप पढ़ोगे बायोस्टैटिस्टिक्स में केस कंट्रोल स्टडी, तो उसमें कह सकते हैं, ठीक है। उसको हम ए बी सी और डी से हम उसको मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो टोटल 200 लोग हैं, कितने हैं टोटल 200 है, उसमें से जो 100 है, 100 वो एक्सपोज है, 100 एक्सपोज है और 100 नॉन एक्सपोज है। 100 एक्सपोज में से 70 को डिजीज है और 30 को डिजीज नहीं है। नॉन एक्सपोज में से 40 को डिजीज है और 60 को डिजीज नहीं है। तो इसको जब हम मेंशन करते हैं उसको कहते हैं 2x2 टेबल। ये क्यों करते हैं, क्रॉस ट्रिबुलेशन क्या है, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये वी विल डिस्कस अबाउट बाय स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर आपको ये हो कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ द टेबल, जिसको हम क्रॉस ट्रिबुलेशन यानी 2x2 टेबल या कंटीजेंसी टेबल हम उसको कहते हैं, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड मेजरमेंट, एंड इट वाज यूनिट नंबर 10। So if you have any questions, you can ask me now, as well as you can ask on the comment section. I will try to give answer timely. Thank you so much for listening me and watching me. कोई question है?